नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने स्टोमेटल मूवमेंट और ट्रांसक्रिएशन को स्टडी किया था। आज हम उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है ट्रांसक्रिएशन इज इसेंशियल एंड अनअवॉइडेबल इविल। यह एक वाक्य है जो कर्टिस और स्टीवार्ड के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि जो ट्रांसक्रिएशन होता है वह एक आवश्यक और अपरिहार्य बुराई है। क्या है? आवश्यक। ट्रांसक्रिएशन पादप के लिए आवश्यक भी है और अपरिहार्य भी है, मतलब अनयूजफुलनेस है ट्रांसक्रिएशन। तो ये वाक्य क्या सही है या गलत है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये वाक्य दिया जाता है कि ट्रांसक्रिएशन इज इसेंशियल एंड अनअवॉइडेबल इविल, सिद्ध कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स को लेंगे, जैसे घटेशन, बिंदु स्त्रवण है, ब्लीडिंग या रक्तस्राव है, और एंटी ट्रांसपायरेंट जो पदार्थ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिएशन इज इसेंशियल एंड अनअवॉइडेबल इविल, कि ट्रांसक्रिएशन एक आवश्यक और अपरिहार्य बुराई है कैसे। तो हम देखते हैं कि जो विभिन्न फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं के समान जो ट्रांसक्रिएशन होता है वह पादप में चलता रहता है, या पादप में होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे पादप के अंतर्गत रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसी के समान ट्रांसक्रिएशन भी पादप के अंतर्गत चलने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके द्वारा जो पादप होते हैं वह हजारों लीटर्स या लाखों लीटर्स पानी को वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। हालांकि जो प्लांट्स में जो ट्रांसक्रिएशन होता है वह कुछ ही प्लांट्स के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जैसे जो कुछ वाटर लॉक्ड जो प्लांट है या जो जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके लिए ट्रांसक्रिएशन इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है। परंतु जो लैंड प्लांट्स है जो या स्थलीय जो पादप है उनमें ट्रांसक्रिएशन की अनयूजफुलनेस काफ़ी ज़्यादा है। क्या है उनमें? अनयूजफुलनेस, क्योंकि उनमें ट्रांसक्रिएशन के द्वारा हजारों लाखों लीटर पानी को उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण या तो वह प्लांट मुरझा जाते हैं या उनमें पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है, या कभी कभी कुछ केसेज में तो प्लांट की डेथ भी हो जाती है। तो अधिकांश जो प्लांट्स हैं पृथ्वी पर उनके लिए जो ट्रांसक्रिएशन होता है वह काफ़ी अनयूजफुलनेस प्रक्रिया है, मतलब जरूरी नहीं है। बिगर काम में ही पानी का क्या किया जा रहा है? उत्सर्जन किया जा रहा है। हालांकि जो पादप के अंतर्गत जो जल का अवशोषण है, लवणों का अवशोषण है, और साथ ही जो पर्ण है उनके द्वारा जो ताप नियमन का कार्य किया जा रहा है। पादप क्या करता है? जल अवशोषण करता है, और क्या करता है? लवण का अवशोषण करता है, मतलब जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड साल्ट का जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है। और साथ ही पादप की नींव के द्वारा क्या किया जाता है? थर्मो रेगुलेशन किया जाता है। थर्मो रेगुलेशन या ताप नियमन किया जाता है। तो वह किसी अन्य मैकेनिज्म के द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे जल अवशोषण, लवण अवशोषण, रूट प्रेशर या मूलदाब के द्वारा भी किया जा सकता है। उसी प्रकार जो लीफ में जो थर्मो रेगुलेशन या ताप नियमन का जो कार्य किया जाता है वह कोई अन्य मैकेनिज्म के द्वारा भी किया जा सकता है। परंतु फिर भी पादप क्या करते हैं? ट्रांसक्रिएशन आवश्यक रूप से करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसक्रिएशन, क्योंकि पादपों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वह लाइट टाइप में क्या होते हैं? ओपन होते हैं। स्टोमेटा क्या होंगे? लाइट में हमने पढ़ा था, लाइट में क्या होते हैं? स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्योंकि लाइट के दौरान क्या होता है? हमने स्टोमेटल मूवमेंट में देखा था। और लाइट के दौरान स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो उनके द्वारा स्टोमेटल ट्रांसक्रिएशन आवश्यक रूप से किया जाता है। मतलब दिन के समय क्या किया जाएगा? स्टोमेटल ट्रांसक्रिएशन। और आपको पता है जो स्टोमेटल ट्रांसक्रिएशन होता है और बाकी जितने भी जो ट्रांसक्रिएशन है उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और दिन के समय होता है।
और इसके द्वारा सबसे ज़्यादा वाटर लॉस किया जाता है। हमने पढ़ा था लगभग 90% के लमसम वाटर का जो लॉस किया जाएगा वह स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के द्वारा किया जाएगा। और स्टोमेटा क्यों ओपन होंगे दिन के समय? तो स्टोमेटा को क्या करना है? गैसियस एक्सचेंज करना है। क्या करना है? गैसियस एक्सचेंज करना है, क्योंकि दिन के समय पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं और शोषण करते हैं, तो गैसों का एक्सचेंज तो उन्हें करना ही पड़ेगा। और गैसों का एक्सचेंज करना पड़ेगा तो स्टोमेटा को क्या होना पड़ेगा? ओपन होना पड़ेगा। और स्टोमेटा जब ओपन होंगे उनके द्वारा स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन आवश्यक रूप से किया जाएगा, जो कि काफी हानिकारक है, क्योंकि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के द्वारा पादप लाखों लीटर पानी का वायुमंडल में या वातावरण में वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, जिसके कारण पादप में पानी की कमी हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि पादप में जो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको पादप किसी भी परिस्थिति में कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब हार्मफुल प्रक्रिया है, फिर भी पादप इस ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी पादप के अंतर्गत गैसियस एक्सचेंज होगा या गैसों का आदान प्रदान होगा, उस दौरान स्टोमेटा ओपन होंगे और उस दौरान स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन आवश्यक रूप से किया जाएगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज के साथ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एक जुड़ी हुई प्रक्रिया है। अगर गैसियस एक्सचेंज होगा तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन आवश्यक रूप से होगा। मतलब इन दोनों ही प्रक्रियाओं को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग कर दिया तो क्या नहीं होगा? गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, और गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो पादप विभिन्न गैसों की अनुपस्थिति में क्या हो सकते हैं? डेथ हो सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान क्या चाहिए उन्हें? CO2 चाहिए। CO2 तो वो वातावरण से ग्रहण करते हैं, तो अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं करवाएंगे तो उस केस में भी पादप डेथ हो जाती है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मतलब यह एक एडिशनल इवेंट या जुड़ी हुई घटना के रूप में पाई जाती है। अब आपने पादप की पत्तियां देखी होगी। पादप की जो पत्तियां होती हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, किसी पादप में निडिल शेप पर्ण है, किसी पादप में थोड़े अलग प्रकार की पर्ण है, किसी में उनका जो पर्णाधार है वो थोड़ा डिफरेंट प्रकार का होगा, किसी में संयुक्त प्रकार के पर्ण है। तो पादप में जो लीफ का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसके लिए हुआ है? गैसीय एक्सचेंज के लिए या गैसीय विनिमय के लिए हुआ है, और प्रकाश को ग्रहण करने के लिए हुआ है। परंतु इनके साथ जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है यह जुड़ा हुआ रहता है। अतः मतलब हम कह सकते हैं कि पादप में जो ट्रांसपिरेशन होता है वह हानिकारक प्रक्रिया होते हुए भी पादप इससे मुक्त नहीं हो सकते। और आपको पता होगा पूरे वर्ष में पादप लगभग हजारों करोड़ों लीटर पानी का क्या करते हैं? वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर सकते हैं। और एक वर्ष में कुछ परिस्थितियां तो ऐसे भी आती हैं जिस दौरान ट्रांसपिरेशन के कंपैरिजन में या वाष्पोत्सर्जन के कंपैरिजन में जल अवशोषण की जो मात्रा है वह काफी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? जल अवशोषण की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि पूरे वर्ष में कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी बनती होगी जब ट्रांसपिरेशन काफी ज्यादा मात्रा में होता है और उसके कंपैरिजन में जो जल अवशोषण किया जाता है वह काफी कम मात्रा में होता है। इस दौरान पादप में काफी ज्यादा मात्रा में पानी की कमी हो जाती है और उस दौरान वो या तो मुरझा जाते हैं, और कुछ प्लांट तो ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ट्रांसपिरेशन हम देख सकते हैं कि एक हानिकारक प्रक्रिया है। इसी कारण जो कार्टिस नामक साइंटिस्ट था, कौन सा साइंटिस्ट? कार्टिस नामक साइंटिस्ट ने 1926 में एक वाक्य कहा था, और वो वाक्य क्या है? ट्रांसपिरेशन इज एन इसेंशियल इविल, कि ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक बुराई है। ये किसके द्वारा कहा गया था? कर्टिस के द्वारा। और जो स्टीवार्ड नामक साइंटिस्ट था, स्टीवार्ड नामक साइंटिस्ट के द्वारा भी 1956 के अंतर्गत यह कहा था कि ट्रांसपिरेशन
इज एन अनअवॉइडेबल इविल। मतलब ट्रांसग्रेशन एक आवश्यक बुराई है, मतलब ट्रांसग्रेशन एक अनिवार्य, मतलब ट्रांसग्रेशन होगा जब भी क्या होगा, गैसीय एक्सचेंज होगा। तो एक यह अनिवार्य बुराई भी है और ये क्या है, अपरिहार्य बुराई भी है। क्योंकि अपरिहार्य, क्योंकि इसके द्वारा क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर का लॉस किया जा रहा है। तो ट्रांसग्रेशन क्या है, इसेंशियल एंड अनअवॉइडेबल इविल है। और ट्रांसग्रेशन के दौरान जब गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब सॉइल में वाटर की मात्रा बहुत कम रह जाती है और इस दौरान ट्रांसग्रेशन भी ज़्यादा मात्रा में होता रहता है। तो इस दौरान जो कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सर्वाइवल नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। और ट्रांसग्रेशन जो ये एक घटना है, इसको संचालित करने के लिए पादप में विभिन्न मैकेनिज्म अपनाई जाती हैं और उस मैकेनिज्म में बहुत सारी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ट्रांसग्रेशन हो तो रहा है और साथ में ही इस प्रोसेस में क्या हो रही है, एटीपी भी खर्च हो रही है। इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट होगा तो वहाँ पर भी क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो एटीपी भी यहाँ पर खर्च हो रही है और साथ ही पादप में पानी की भी कमी हो रही है। तो जो ये दोनों ही वाक्य हैं, ये यहाँ से सिद्ध होते हैं कि ट्रांसग्रेशन इज एन एसेंशियल एंड अनअवॉइडेबल इविल। जो ये वाक्य है यह सही प्रतीत होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या क्या लिखना है, मैंने बता ही दिया आपको। गैसियस एक्सचेंज और इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसग्रेशन आपस में जुड़ी हुई घटना है और इसी कारण कर्टिस और स्टीवार्ट ने ये वाक्य कहे हैं। और साथ में ही आपको कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल देने हैं, इस प्रकार आप इसको समझा सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी ट्रांसपायरेंट पदार्थों की। मतलब ऐसे पदार्थ जो कि वाष्पोत्सर्जन की मात्रा में कमी करने का कार्य करते हैं। मतलब उन पदार्थों को अगर पादपों के ऊपर छिड़क दिया जाए तो पादपों के ऊपर कुछ न वह उनकी जो प्रक्रियाएं हैं या उनकी जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है उनको प्रभावित नहीं करेंगे और पादपों के अंतर्गत जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसकी मात्रा में भी वह कमी कर देंगे। तो ऐसे पदार्थों के बारे में हम देखते हैं। आपको पता होगा जो एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में पादप को बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर जैसे उद्यान कृषि हुई, वहाँ पर जो पादप होते हैं या प्लांट्स होते हैं या जो पशु पादप होते हैं उनको बार बार इरिगेट या सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और उस पादप को जब हम सिंचाई करते हैं उसकी अधिकांश मात्रा को पादप ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा वातावरण में हानि कर देते हैं। तो वहाँ पर बार बार इरिगेट या ट्रांसपिरेशन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो उस ट्रांसपिरेशन को कैसे कम किया जाए विभिन्न साइंटिस्टों के द्वारा। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट है या जो कृषि वैज्ञानिक हैं वह इस प्रकार के मेथड डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो प्लांट्स हैं उनसे कम से कम मात्रा में ट्रांसपिरेशन किया जाए ताकि जो वाटर लॉस की जो मात्रा है उसको कम किया जाए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस किया जा रहा है। तो इस वाटर लॉस की मात्रा को कम करने के लिए जो एग्रीकल्चरिस्ट है या जो कृषि वैज्ञानिक हैं वह विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। और उन एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ खोजे गए हैं जिनके द्वारा पादप में ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया को कम किया जा सकता है। और उन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है, एंटी ट्रांसपायरेंट पदार्थ कहा जाता है। कौन से पदार्थ हैं यह? ऐसे पदार्थ जो पादप में ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की मात्रा में कमी कर दें जिसके कारण पादप कम से कम जल का लॉस करे या वाटर लॉस उसमें कम से कम हो, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, एंटी ट्रांसपायरेंट कहा जाता है। और इस संदर्भ में जो स्टेलर था, कौन सा साइंटिस्ट, स्टेलर और गैले एंड हेगन, इन साइंटिस्टों ने एक केमिकल पदार्थ को खोजा जिसके द्वारा पादपों में ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया को कम किया जाता है। और साथ ही वह पादप की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है जैसे रेस्पायरेशन हुई, श्वसन हुआ,
तो उन प्रक्रियाओं को भी वह बाधित नहीं करता है। तो स्टेलर और गेलेहेगन नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एंटी ट्रांसपायरेंट पदार्थ को खोजा जो कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन की मात्रा में कमी करता है और साथ ही पादप की जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है जैसे रेस्पायरेशन, प्रकाश संश्लेषण, उनमें भी कोई इफेक्ट या उनमें भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। अब इस संदर्भ में खोजे गए जो कंपाउंड थे वह है मर्क्यूरी, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट तथा हेक्साडेकेनोल। कौन है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और हेक्साडेकेनोल। ये क्या है? एंटी ट्रांसपायरेंट पदार्थ है जो कि एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा खोजे गए हैं और इनके द्वारा क्या किया जाता है? पादप में वाष्पोत्सर्जन की मात्रा में कमी की जाती है और साथ ही ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी प्रभावित नहीं करते। परंतु जो यहाँ पर हेक्साडेकेनोल है, जब इसको पादप के ऊपर छिड़का जाता है तो ये पादप की जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर ऐसी पतली कवर का या थिन लेयर का निर्माण कर देता है और इस थिन लेयर की वजह से वाष्पोत्सर्जन की मात्रा में तो कमी हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर क्या चढ़ गई? इसकी परत चढ़ गई, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की मात्रा में तो कमी हो गई। परंतु यहाँ पर जो स्टोमेटा है उनके द्वारा इन्होंने गैसियस एक्सचेंज को भी आंशिक रूप से या गैसियस एक्सचेंज को भी रोक दिया। जैसे CO2 O2 का एक्सचेंज या O2 CO2 का जो एक्सचेंज होना था तो उन्होंने इसको भी रोक दिया। तो अब इस प्रकार के एंटी ट्रांसपायरेंट खोजे जाने की आवश्यकता है जो पादप की किसी भी प्रक्रिया को, जैसे गैसियस एक्सचेंज है, रेस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, इनको किसी भी प्रकार से प्रभावित न करते हो, केवल ट्रांसपिरेशन को या वाष्पोत्सर्जन को कम करने का कार्य करते हो। तो ऐसे पदार्थों को खोजा जाना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं जिसके द्वारा ही जो एरिड रीजन है या जो शुष्क प्रदेश है, कौन से प्रदेश? शुष्क प्रदेश, क्योंकि शुष्क प्रदेश में जल की कमी तो हो ऐसे ही कम है और साथ ही वहाँ पर तापमान भी थोड़ा ज़्यादा है जिसके कारण ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। तो इन पदार्थों की खोज के पश्चात ही क्या किया जाएगा? शुष्क प्रदेशों में जो वाटर की जो प्रॉब्लम है उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि इन केमिकल पदार्थों के द्वारा ट्रांसपिरेशन को पादप के अंदर कम कर दिया जाता है और किसी भी प्रक्रिया को ये बाधित नहीं करेंगे, न तो गैसियस एक्सचेंज को बाधित करेंगे। तो इस संदर्भ में विभिन्न पदार्थ खोजे जाना अभी बाकी है। तो ये था एंटी ट्रांसपायरेंट पदार्थ। ये पदार्थों के नाम आप याद रखना, एक तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और हेक्साडेकेनोल, ये खोजे जा चुके हैं और इनके द्वारा खोजे गए हैं ये स्टेलर, गेले एंड हेगन के द्वारा। परंतु इनमें से जो हेक्साडेकेनोल है यह पत्ती के ऊपर थिन लेयर का निर्माण कर देता है जिसके कारण यह ट्रांसपिरेशन के साथ साथ गैसियस एक्सचेंज को भी या गैसीय विनिमय को भी रोक देता है। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं गटेशन। इसी के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक और है गटेशन या बिंदु स्त्रवण। कौन सा टॉपिक है? बिंदु स्त्रवण। तो जो गटेशन जो टर्म दी गई थी, कौन सी टर्म? गटेशन या बिंदु स्त्रवण जो शब्द दिया गया था या जो ये टर्म दी गई थी, यह बर्जरस्टीन नामक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। इसके द्वारा किया गया गटेशन टर्म का इस्तेमाल बर्जरस्टीन के द्वारा किया गया। अब गटेशन होता क्या है? तो जो प्लांट्स होते हैं, हर्बेसियस प्लांट्स, उनके द्वारा अर्ली मॉर्निंग या नाइट टाइम में जो प्लांट्स की जो पंड है उनके किनारों से वाटर का बूंद बूंद रूप में या द्रवीय रूप में सिक्रेशन किया जाता है। पादप की जो पत्तियां होती हैं उनके किनारों से जल का द्रवीय रूप में क्या करना? उत्सर्जन करना ही क्या कहलाता है? गटेशन कहलाता है। और जो एक गटेशन होता है लेकिन प्लांटों में हमें देखने को मिलेगा हर्बेसियस या
शाकीय पादपों में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि शाकीय पादपों में ही क्या होता है, गटेशन की प्रोसेस की जाती है या बिंदु स्त्रवण की प्रोसेस की जाती है। और टाइम क्या होगा, या तो नाइट टाइम में, अधिकांशतः ये नाइट टाइम में या अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में गटेशन की प्रोसेस की जाती है। अब जो अर्ली मॉर्निंग है या नाइट टाइम है, इसी दौरान गटेशन की प्रोसेस क्यों की जाती है, क्योंकि आपको पता होगा जो नाइट है या अर्ली मॉर्निंग है, इस दौरान जो वातावरण होता है वह जल संतृप्त होता है, क्योंकि जल की कमी नहीं होती है वातावरण में, और साथ ही जो सोयल होती है वहाँ पर भी जल ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसी दौरान पादप में जो एक्स्ट्रा जल है उसका गटेशन की प्रोसेस के द्वारा बूंद बूंद के रूप में बाहर की ओर स्त्राव किया जाता है। मतलब पादप में वाटर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको द्रवीय फॉर्म में पादप की पत्तियों के द्वारा उसके किनारों से बूंद बूंद के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, जिसे गटेशन कहा जाता है। तो पादप की जो पत्तियां हैं इनके किसके इनमें कहाँ से स्त्रवित होगा या बूंद बूंद दरों, तो पादप की पत्तियों के किनारों या इसके टिप से या इसके शीर्ष भाग से स्त्रवित किया जाएगा। मतलब पादप की जो पत्तियां हैं इनके मार्जिन से गटेशन की प्रोसेस की जाएगी। और इनके जो ये मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स के जिन छिद्रों से वाटर का सिक्रेशन किया जाता है उन छिद्रों को कहा जाता है हाइडेथोर्स। क्या कहा जाता है, हाइड्रेथोर्स कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए हाइड्रेथोर्स क्या होता है, तो पादप में अर्ली मॉर्निंग या नाइट टाइम में पादप की पत्तियों पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनसे बूंद बूंद के रूप में या द्रवीय रूप में वाटर का लॉस किया जाता है, उन छिद्रों को ही क्या कहा जाता है, हाइड्रेथोर्स कहा जाता है। अब जो ये हाइड्रेथोर्स है या जलरंध्र है वह गटेशन के दौरान या पादप में दो प्रकार के हाइड्रेथोर्स हमें देखने को मिलेंगे। एक तो पैसिव हाइड्रेथोर्स और एक है एक्टिव हाइड्रेथोर्स। तो पहले हम बात करते हैं एक्टिव हाइड्रेथोर्स। तो जो एक्टिव हाइड्रेथोर्स होते हैं यह एक विशिष्ट प्रकार के पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा निर्मित होते हैं। इससे निर्मित होने विशिष्ट प्रकार की पेरेन्काइमा सेल्स से निर्मित होंगे, और इन पेरेन्काइमा जो सेल्स होगी वह पानी के किनारों पर होगी, और इन्हीं पेरेन्काइमा सेल्स से बूंद बूंद के रूप में द्रव का क्या किया जाएगा, स्त्रवण किया जाएगा। और जो ये विशिष्ट प्रकार की जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं ये वेस्कुलर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होती है। क्या नहीं होती है, वेस्कुलर सप्लाई। और वेस्कुलर सप्लाई पढ़ने में क्या होती है, उसकी जो सिलिकाएं होती है उनसे जुड़ी हुई नहीं होती है। तो पैसिव जो हाइड्रेथोर्स होते हैं ये विशिष्ट प्रकार की पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं जो पानी के मार्जिन्स पर पाई जाती हैं। और ये विशिष्ट प्रकार की जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं इनके द्वारा ही क्या किया जाएगा, वाटर का लॉस किया जाएगा द्रवीय फॉर्म में। और ये एक्टिव जो हाइड्रेथोर्स हैं ये वेस्कुलर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होते, मतलब वेस्कुलर सप्लाई इनमें जाकर नहीं खुलेंगे। इसी प्रकार अगर हम पैसिव हाइड्रेथोर्स की बात करें तो जो पैसिव हाइड्रेथोर्स होते हैं ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तो यह भी कुछ कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो वो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, रंगहीन होती है, मतलब कलरलेस कोशिकाएं होती है। और जो ये कोशिकाएं होगी ये भी कहाँ होगी, पानी के किनारों पर तथा लीफ टिप के यहाँ पर होगी, जो कि लीफ की एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाएगी, लीफ की एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। और जो ये कोशिकाएं हैं पैसिव हाइड्रेथोर्स की
यह वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि पानी की जो वेनलेट होती है या जो सिराएं होती हैं, सिलिकाएं, वह इन पैसिव हाइड्रेट से जुड़ी रहती है और इनको वाटर उपलब्ध कराती है, और पैसिव हाइड्रेट से फिर वाटर बाह्य एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। तो एक्टिव हाइड्रेट तो वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, जबकि जो पैसिव हाइड्रेट है वो वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड है, मतलब ये वेनलेट से जुड़े हुए होते हैं। और इनमें भी कुछ ढीली बंधी हुई कोशिकाएं होती हैं या काफी लूज कोशिकाएं होती है जो कि रंगहीन होती है, और वह कोशिकाएं लीफ की एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती हैं, और लीफ के कहाँ पर, किनारों पर या उसके टिप पर पाए जाएगी, और इनके द्वारा बूंद बूंद के रूप में वाटर का स्त्राव किया जाएगा, जिसे ही क्या कहा जाएगा, गटेशन कहा जाएगा। तो गटेशन में आपको एक तो गटेशन के प्रोसेस याद रखना है, एक हाइड्रेटोर्स याद रखने हैं, क्योंकि हाइड्रेटोर्स क्या होते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आपके सिलेबस में एक टॉपिक और है जिसका नाम है ब्लीडिंग, या इसे बोला जाता है रसस्राव। इसके पहले हम गटेशन में एक पॉइंट और देख लेते हैं। जो गटेशन होता है वह लगभग 115 फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके 345 जो जीनस हैं, 115 तो फैमिली है और उनके जो 345 जो जीनस है या वंश हैं उन प्लांटों के द्वारा गटेशन की प्रोसेस की जाती है। इसके बाद देखते हैं हम ब्लीडिंग या रस स्त्राव। तो ब्लीडिंग या रस स्त्राव क्या होता है? तो आपने देखा होगा जब किसी भी प्लांट्स को कोई डैमेज होता है या कोई क्षति पहुंचती है तो उस प्लांट से क्या होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में रस का स्त्राव किया जाता है। उस रस स्त्राव को ही क्या कहा जाता है, ब्लीडिंग कहा जाता है। और उस रस स्त्राव में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक आयन या विलयन को भरे रहते हैं। जिसे आपने देखा होगा जब आप अफीम के डोडे पर चीरा लगाते हो तो उससे क्या होता है, कुछ मात्रा में रस का स्त्राव होता है जो कि काफी गाढ़ा होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, ब्लीडिंग कहा जाता है। उसी प्रकार आपने जो पामीय कुल के पादप हैं जैसे टोडी पाम है उसके द्वारा प्रतिदिन 50 लीटर रस का स्त्राव किया जाता है। उसी प्रकार पामी कुल के अन्य पादप भी हैं जो कि रस का स्त्राव करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार आपने अगेऊ है, एसर है, ब्यूटिया है, आदि बिटुला है, आदि प्लांट्स क्या करते हैं, रस का स्त्राव करने का कार्य करते हैं। अब जो ये रस का स्त्राव किया जाता है इनके द्वारा क्यों किया जाएगा, क्योंकि इसमें दो प्रकार के प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो जो रस स्त्राव किया जाता है और रूट प्रेशर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मूल दाब के द्वारा ही क्या किया जाएगा, रस का स्त्राव किया जाएगा। क्योंकि मूल दाब के द्वारा क्या किया जाए, मूल के द्वारा क्या किया जा रहा है, वाटर का अवशोषण किया जा रहा है, जिसके कारण ऊपर की ओर एक प्रेशर लगता है, जिसके कारण जब हम किसी भी प्लांट्स को कट लगाते हैं तो उससे रस का स्त्राव होने लगता है। और हमने देख लिया रस स्त्राव में क्या क्या है, कार्बनिक अकार्बनिक आयन्स है, विभिन्न प्रकार के साल्ट्स हैं, तो ऐसे केमिकल पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। और रूट प्रेशर के बाद कौन सा एक प्रकार का बल है, तो जो जड़ों का जो जाइलम होता है या जो तने का जाइलम होता है, इस जाइलम की जो पेरेंट काइनेटिक जो कोशिकाएं हैं उनके चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके दबाव के कारण भी क्या होता है, एक प्रेशर लगता है, जिसके कारण क्या होता है, रस का स्त्राव किया जाता है जब पादप में कट लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें एक तो हमने ट्रांसक्रिएशन इज एसेंशियल एवेल एंड अनअवॉइडेबल एवेल, जो कि स्टीफार्ड और कर्टिस का वाक्य था, उसको सिद्ध किया। उसके बाद हमने गटेशन को देखा, एंटी ट्रांसपायरेंट पदार्थ को देखा और ब्लीडिंग या रस स्त्राव को देखा। तो इस प्रकार जो इस यूनिट का जो पार्ट ए है वह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे और इसके जो दोनों ही पार्ट्स बच रहे हैं, एक तो मिनरल न्यूट्रिशन वाला पार्ट्स है, एक ट्रांसलोकेशन और ऑफ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है या ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस प्रकार होता है, इनको हम जब टाइम मिलेगा जब स्टडी करेंगे। इसके बाद हम अगला पेपर स्टार्ट करेंगे और वो भी पेपर 3, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के जो प्लांट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, साथ में ही टिश्यू कल्चर टेक्निक और जो
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उनको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के दौरान। तब तक के लिए इस कक्षा को हम विराम देते हैं और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।